हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 6 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग बॉम बावर्स का जीवन परिचय और इनके आर्थिक विचार क्या थे, इनके बारे में जानने का प्रयास किए। इन्हें अर्थशास्त्र में क्या योगदान इन्होंने दिए, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो शॉर्ट क्वेश्चन में से इसका जीवन परिचय पूछ दिया जा सकता है, इन्होंने कहाँ से स्नातक किए, पढ़ाई कहाँ से किए, इनका जन्म कहाँ हुआ, या ये किन किन अर्थशास्त्रियों के संपर्क में आए, यानी कि इसके जीवन परिचय से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि इन्होंने अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में क्या योगदान रहा इनका। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इनका ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ब्याज का सिद्धांत जो दिए उसका व्याख्या करने के लिए कह दिया जा सकता है, या तो मूल्य का सिद्धांत के बारे में पूछ दिया जा सकता है, या तो मूल्य और ब्याज दोनों के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो आइए जानते हैं यूजिन वान बॉम बावर्स के बारे में। तो इनका जन्म ऑस्ट्रिया नामक देश में 1851 ईस्वी में हुई थी। यह वीजर का घनिष्ठ संबंधी थे। वीजर एक अर्थशास्त्री रहे जिनका संबंधी ये रहे, घनिष्ठ संबंध था। उसे विज्ञान के अध्ययन का ललक थी। 1808 ईस्वी में वियना विश्वविद्यालय में से इन्होंने विज्ञान की डिग्री प्राप्त की, और बावर्स ने जेना हिल्डबर्ग तथा लेप्जिग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, कहाँ किया? ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अर्थशास्त्री यूजिन वॉन बावर्स ने अपनी अर्थशास्त्र का अध्ययन कहाँ किए? ऑप्शन में दे देगा जेना हिंडलबर्ग तथा, या दे देगा लेप्जिग, या दे देगा इन दोनों में, और दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप इन दोनों में से मार सकते हैं, या तो दो में से एक ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप जो सही हैं उन सब चीज़ उसको सही कर सकते हैं। सन 1881 ईस्वी में से लेकर इन्होंने 1889 ईस्वी तक ये इंसब्रक विश्वविद्यालय, कहाँ? इंसब्रक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए, और 1895, 1897 और 1900 ईस्वी में वित्त मंत्री के पद पर ये रहे। 1904 ईस्वी में उसने वियना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य करना प्रारंभ किए। इसके कुछ ग्रंथ हैं, आइए हम देखते हैं इसको ग्रंथ। इन्होंने 1884 ईस्वी में कैपिटल एंड इंटरेस्ट नामक पुस्तक प्रकाशित किया। इनका पहला पुस्तक था अर्थशास्त्र संबंधी। इसका दूसरा पुस्तक 1886 ईस्वी में आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ कमोडिटी वैल्यू नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ। उसके बाद इसका 1888 ईस्वी में द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कैपिटल का प्रकाशन हुआ। यानी कि ये प्रत्येक 2 साल में, 2 साल की गैप के बाद इन्होंने एक बुक का प्रकाशन किए। बॉम बावर्स अपने समय का महान अर्थशास्त्री माने जाते थे। वह ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय का तीसरा अर्थशास्त्री था। उस पर जेम्स तथा मेंजर्स के विचारों को अधिक प्रभाव पड़ा। उसने मेंजर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया
आत्महित के सिद्धांतों को मानते थे। उसने अपनी प्रथम पुस्तक हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी में प्रचलित ब्याज के सिद्धांत की आलोचना की। किसमें की? पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में कि बॉम-बावर्स ने किस पुस्तक में ब्याज के सिद्धांत की आलोचना की। तो आप पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी में यह उन्होंने ब्याज की थ्योरी का आलोचना किए थे। उसने स्वयं अपना कोई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत पुस्तक में नहीं किए। इस पुस्तक जो दिए हैं हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी में इन्होंने कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए। बॉम-बावर्स जो थे वो मार्क्सवाद पर आक्रामक रूप से को अपनाए थे। वह ब्याज के सिद्धांतों का आलोचनात्मक इतिहास लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये था बॉम-बावर्स का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं बॉम-बावर्स का आर्थिक विचार। इसके विचारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में। पहला, प्रारंभ से लेकर 1889 तक। इसका 1888 में एक पुस्तक आया था, क्या नाम था पुस्तक का? द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कैपिटल। उसके बाद 1889 तक को एक इसका पहला पार्ट में रखा गया है इसके विचारों को। दूसरा है 1889 से 1904 तक रखा गया, और तीसरा 1904 से 1914 तक का इसको माना गया। प्रथम खंड के अंत में उसने अपनी पुस्तक कैपिटल एंड इंटरेस्ट के 2 भागों का प्रकाशन करवाया, किंतु 15 वर्ष तक प्रस्तुत पुस्तक का पुनर्विचार करने का अवसर उसे नहीं मिला। दूसरे खंड में ऑस्ट्रेलियन सरकार में 3 बार वित्त मंत्री का पद पर संभाले, यानी कि ये वित्त मंत्री का पद कब संभाले थे? अभी हमने उसके जीवन परिचय में आपको बताए हैं कि 1895, 1897 और 1900 ये वित्त मंत्री पद पर रहे। कहाँ? ऑस्ट्रेलियन सरकार में। उस समय उसकी पुस्तक पॉजिटिव थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रकाशन कब हुआ था? वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्री से पहले पॉजिटिव थ्योरी ऑफ वैल्यू 1889 में लोगों के सामने आनी जीवन के तीसरे काल में वियना विश्वविद्यालय में सेवा की। इसी अवधि में अपनी पुस्तक का पूर्वावलोकन किया। इस पूर्वावलोकन से ना तो उसकी कमजोरियां दूर हुई और ना कोई सार्थक सफलता मिली। ठीक इसके विपरीत उसने अपने आलोचकों, जैसे इनके आलोचक कौन कौन रहे? जेबी क्लार्क, इरविंग फिशर और शुम्पीटर, ये इनका आलोचक रहे। इरविन फिशर, शुम्पीटर, जेबी क्लार्क इनके आलोचक रहे, के साथ विवाद में फंसता गया। और इसके बाद इन विवादों के गहराने से एक अलग खंड का निर्माण हुआ, जिसे क्रिटिकल एक्सक्लूशन कहा गया। निसंदेह कहा जा सकता है कि बॉम-बावर्स के आर्थिक विचारों को मेंजर एंड जेवंस एवं जॉन रे के विचारों ने काफ़ी प्रभावित किया। सबसे अधिक प्रभाव उस पर मेंजर का पड़ा। प्रभाव का क्षेत्र था अर्थ, मूल्य, उत्पादन एवं भविष्य की वस्तुएं। इन मुख्य कारण क्या था? अर्थ, मूल्य, उत्पादन एवं भविष्य की वस्तुएं। इन विचारों को बाद में अधिकार के साथ उसने आगे बढ़ाया। इसके चिन्ह जेवेंस के आत्मवाद एवं जॉन रे के आर्थिक विचारों में पाया जाता है। तो
अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी प्रणाली के अंतर्गत किया जाए, इस पर विवाद में पड़ना वह अच्छा नहीं समझा, क्योंकि उसे डर था कि विवाद में पड़ने से विषय के मूल उद्देश्य जो होता है तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। विषय के व्यवहारिक पक्ष की चिंता उसे कम थी। सैद्धांतिक व्याख्या पर उसने ज़्यादा जोर दिया। यही कारण है कि उसका सैद्धांतिक पक्ष विश्वास से पूर्ण था, इसलिए यहीं पर उसे अंतिम रूप दिया। और उसके विचार में अर्थशास्त्रियों के विभिन्न अधिक से अधिक तत्वों को एकत्रित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु प्राप्त तथ्यों का ही अधिक अध्ययन होना चाहिए। इस बात को स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में अवगत तथ्यों को पहचाने, व्याख्या करने एवं परीक्षण करने की जरूरत है। इसका विश्वास था कि ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि यह संभव हो सकता है। तो इसके साथ इन्होंने ब्याज के सिद्धांत में अपना योगदान दिए। इन्होंने ब्याज के सिद्धांत में योगदान दिए, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में योगदान दिए। बॉम-वाकर्स ने ब्याज के पुराने सभी सिद्धांतों को कड़ी आलोचना की। ब्याज के अपने सिद्धांत की व्याख्या के पूर्व उसने अपनी पुस्तक कैपिटल एंड इंटरेस्ट में वर्तमान ब्याज के सारे सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण किए। इस पुस्तक में उन्होंने 150 से ज़्यादा लेखकों के विचारों का विश्लेषण किया। कितने? 150 लोगों के विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, लेखकों का विचारों का विश्लेषण किया, जिससे सबसे ज़्यादा रोचक अध्ययन जॉन रे का था। इसका सबसे 150 विचारकों का अध्ययन किया, उसमें से जॉन रे का सबसे प्रभावित था। इसकी पुस्तक स्टेटमेंट ऑफ बॉम न्यू प्रिंसिपल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये जॉन रे का पुस्तक था। पुस्तक का नाम क्या था, एक बार ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट डाउन भी करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ बॉम न्यू प्रिंसिपल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो जॉन रे का इस पुस्तक से ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रस्तुत पुस्तक का मूल रूप से प्रकाशन कब हुआ था? इस पुस्तक का कब हुआ था? 1834 ईस्वी। 1834 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुई थी। पुनः इसे 1905 में परिवर्तित शीर्षक के अंतर्गत उसकी छपाई हुई। बॉम-बावर शुद्ध का उत्पादकता सिद्धांत, शुद्ध मतलब ब्याज जिसे हम कहते हैं, इसे इन्होंने शुद्ध कह करके पुकारा। और शुद्ध के उत्पादकता सिद्धांत, प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को असंतोषजनक एवं अपर्याप्त बतलाया एवं N.W. सीनियर के अब्सटेंसेंस थ्योरी को अस्वीकार कर दिया। हेरमैन एवं कार्ल मेंजर के यूएसई थ्योरी को भी अस्वीकार कर दिया। उसने जेम्स मिल, सेनिवाल एंड सेहफाइल के लेबर थ्योरी की व्याख्या में दोष पाए। इसी तरह रॉबर्टस और कार्ल मार्क्स के एक्सप्लोटेशन थ्योरी का दोषपूर्ण ठहराया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बॉम-बावर्स अपने समय के प्रचलित ब्याज के सभी सिद्धांतों की कटु आलोचना की, बदले में अपना स्वयं का ब्याज सिद्धांत प्रतिपादित किया।
अपना ब्याज का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसका सिद्धांत अर्थशास्त्र में एजियो और टाइम प्रिफरेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? एजियो और टाइम प्रिफरेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ ही सकता है। नव ब्याज सिद्धांत को प्रतिपादित करने के दो प्रमुख कारण थे। इनका क्या था? दो प्रमुख कारण था। प्रथम कारण, पहला कारण जो था वह था कि ब्याज के निर्धारण में सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार किया, और दूसरा था वह अपनी ब्याज सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। फिशर ने बॉम-बावर्स के ब्याज सिद्धांत में मिलता जुलता ब्याज का समयवरीयता, फिशर ने बॉम-बावर्स से मिलता जुलता क्या है? समय, थ्योरी ऑफ टाइम प्रिफरेंस प्रस्तुत किया। समयवरीयता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दे देगा कि समयवरीयता सिद्धांत या थ्योरी ऑफ टाइम प्रिफरेंस किसका देन है? ऑप्शन में दे देगा फिशर, पहला फिशर, दूसरा बॉम-बावर्स, तीसरा दे देगा आपको इसी से संबंधित सीनियर और कोई अर्थशास्त्री का नाम दे देगा और आपको सॉल्यूशन करने बोलेगा। तो आप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य भविष्य की संतुष्टि की अपेक्षा वर्तमान की संतुष्टि को अधिक महत्व क्यों देता है? बॉम-बावर्स की नज़र में इसके प्रमुख कारण थे कि वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। वर्तमान की आवश्यकता अधिक तीव्र होती है, मतलब पूर्व की, मतलब भविष्य की जो आवश्यकता है उससे वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति को अधिक कष्ट होता है। ये इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि भविष्य अनिश्चित होता है, उसका सही मनुष्य मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु वर्तमान में उपभोग करके अधिक संतुष्टि मिल सकती है। उपभोक्ता को ऐसी आशा करनी चाहिए कि जैसे कि कष्ट है कि भविष्य में उपभोक्ता उपभोग कर पाएगा अथवा नहीं, उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। दूसरी धारणा है कि कभी कभी व्यक्ति को यह आशा भी वर्तमान में खर्च करने के लिए बाध्य कर देता है कि भविष्य उज्ज्वल होगा। भविष्य में किसी चीज़ की सुविधा नहीं होगी, अतः भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में ही लोग खर्च करना अधिक पसंद करते हैं। इनकी तीसरी कारण यह था बॉम-बावर्स की कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्तमान की वस्तुएं आंतरिक रूप से भविष्य की वस्तुओं से श्रेष्ठ होती हैं। यही कारण है कि मनुष्य भविष्य की तुलना में वर्तमान की अधिक महत्व देता है। तो इन्होंने ये कह करके इन्होंने ब्याज निर्धारण के 3 तरीके दिए। इन्होंने क्या है, ब्याज निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादन किए। इसमें इन्होंने 3 तरीका बताया। पहले जीवन निर्वाह की राशि, दूसरा कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, और तीसरा उत्पादन तथा वैज्ञानिक क्षमता को इन्होंने बतलाया। इन्होंने जीवन निर्वाह की राशि को, अर्थात हम कह सकते हैं पूरे बाजार में वह धन जो मजदूरों को दिया जाता है, इसे बढ़ने से ब्याज कम होता है। दूसरा, कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ने से ब्याज बढ़ती है। और तीसरा इन्होंने बताए कि उत्पादन तथा वैज्ञानिक क्षमता बढ़ने से भी ब्याज बढ़ती है।
ये ऑब्जेक्टली है, उत्पादन तथा वैज्ञानिक की क्षमता जब बढ़ेगी तो ऑब्जेक्टली यह बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बॉम्बाकर्स ने इसका सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया यह कहकर, और इन्होंने अगला सिद्धांत मूल्य का सिद्धांत का को भी प्रतिपादित किया है, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, मूल्य का सिद्धांत। ये दूसरा योगदान था अर्थशास्त्र में इनका। तो इसमें जो है इस सिद्धांत ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय के समक्ष मुख्य समस्या जो थी वह मूल्य निर्धारण की थी, उसका केंद्र बिंदु मूल्य रहा। किसका? ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय के। तो ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय में बॉम्बावर्क्स भी थे, और कौन थे? जेवेंस थे। और कौन थे? जेवेंस के साथ इससे पहले अभी हम आप लोगों को बतलाए हैं कि जेवेंस के साथ साथ एक और अर्थशास्त्री हुए, वो कौन थे जो इनका करीबी रहे हैं? इस चीज़ को आप बताएंगे या तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनके साथी और कौन रहे। तो ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय के कौन कौन अर्थशास्त्री थे उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन रहा, होमवर्क है। तो मेंजर, विजर तथा बॉम्बावर्क्स तीनों ने मूल्य सिद्धांत की व्याख्या किया। बॉम्बावर्क्स मूल्य सिद्धांत की विशेषता यह है कि उसने व्यक्तिपरक मूल्य, इसने व्यक्तिपरक मूल्य का विचार दिया। व्यक्तिपरक मूल्य दो प्रकार के हुए, और ये दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिपरक उपयोग मूल्य, पहला क्या है? व्यक्तिपरक उपयोग मूल्य, और दूसरा है व्यक्तिपरक विनिमय मूल्य। व्यक्तिपरक विनिमय मूल्य। तो ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय के लोगों ने मूल्य निर्धारण में सीमांत उपयोगिता के ऊपर ही ज़्यादा बल दिया। किस पर? सीमांत उपयोगिता पर भी बल दिया। उपयोगिता मूल्य वस्तुओं की पूर्ति एवं सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। उसने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य उस वास्तविक आवश्यकता के महत्व से अथवा उस बढ़ती गई आवश्यकता से में महत्व से, जो कि ऐसी वस्तुओं की पूर्ति द्वारा संतुष्टि की जाने वाली आवश्यकताओं में कम से कम महत्व रखती है, निर्धारित होता है। विनिमय मूल्य, ये पहला मूल्य सिद्धांत में बताया था। दूसरा ध्यान दीजिए, विनिमय में इन्होंने क्या कहे कि यह महत्व है जो एक वस्तु किसी मनुष्य के कल्याण की दृष्टि से अन्य वस्तुएं प्राप्त कर सकने की क्षमता द्वारा प्राप्त कर लेती है। तो ये इन्होंने विनिमय मूल्य में बतलाए। वस्तुगत मूल्य, व्यक्तिपरक उपयोगिता मूल्य एक व्यक्तिपरक विनिमय मूल्य के अतिरिक्त और मूल्य होता है, वस्तुगत मूल्य। परंतु वस्तुगत मूल्य के निर्धारण का आधार भी उपयोगिता ही है। यह मूल्य दो सीमाओं के बीच में होता है। एक सीमा को क्रेता प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी सीमा को विक्रेता निर्धारित करता है। मूल्यांकन उसकी उच्चतम सीमा और विक्रेता का मूल्यांकन इसकी न्यूनतम सीमा है। दूसरे शब्दों में, क्रेता अधिक से अधिक वस्तु मूल्य होगा जो उसकी दृष्टि से उपयोगिता के बराबर होगा, और विक्रेता कम से कम वह मूल्य देगा जो उसकी नज़र में उसकी उपयोगिता है। यहाँ पर मोल जोल होता है, मतलब कह सकते हैं कि खींचातानी होता है। परंतु प्रश्न उठता है कि क्रेताओं की उच्चतम सीमा भिन्न भिन्न होती है, क्रेताओं का मूल्यांकन समान नहीं होता। इस परिस्थिति में बाजार में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? तो ये बाजार सिद्धांत पर डिपेंड करता है। तो बाजार सिद्धांत में इन्होंने बोला कि क्रेताओं की संख्या अधिक है और उसमें स्पर्धा है, तो सबसे अधिक मूल्य देने वाले व्यक्ति को ही माल बेचा जाएगा, और मूल्य का निर्धारण सबसे अधिक मूल्य देने वाले व्यक्ति
उसकी सीमा और उससे कम मूल्य देने वाले व्यक्ति को सीमाओं के बीच कहीं निर्धारित होगा। ऐसा ही नीलाम में होता है। इन्होंने दूसरा तरीका बताया कि क्रेताओं में भी स्पर्धा हो, साथ ही साथ विक्रेताओं में भी स्पर्धा हो। ऐसी स्थिति में मूल्य का निर्धारण बाम्बावर्क्स ने एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि एक बाजार में 10 व्यक्ति घोड़े खरीदने आते हैं और 8 व्यक्ति घोड़े बेचने के लिए तैयार है। उदाहरण से स्पष्ट होता है कि दोनों तरफ स्पर्धा है। माना जाता है कि घोड़े एक समान है, दोनों का क्रेता विक्रेता का अपना अपना दृष्टिकोण और अपना मूल्यांकन घोड़े के लिए है। तो इस प्रकार से इन्होंने यह मूल्य सिद्धांत को व्याख्या करने का प्रयास किया। तो ये रहा बाम्बावर्क्स का आर्थिक विचार था, इन दो थ्योरी पर विचार किए थे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और एग्ज़ाम्स ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।